कैसे हैं आप? आजकल वो सीरीज बहुत चल रही है हर्षद मेहता के बारे में, जिसकी कैच लाइन है रिस्क है तो इश्क है। ये रिस्क और इश्क के साथ एक ग्लैमर जुड़ा हुआ होता है, पर उसकी जो रियलिटी है वो एक दफ़ा मैंने देखी थी हर्षद मेहता के चेहरे पे, उनकी आंखों में। एक दफ़ा मैं उनसे मिला था, मेरा उनसे सीधा कांटेक्ट नहीं था, पर 92-93 में जब ये स्कैम बाहर आया तो मेरी वाइफ हेतल ने उसका रिपोर्टिंग किया था, और वो हर्षद मेहता के भाई अश्विन मेहता और हर्षद मेहता की सेक्रेटरी काश्मीरा उनके साथ कांटेक्ट में थी। तो हुआ यूं कि 97-98 में मैं जिस पत्रिका में काम कर रहा था, अभियान में, उसके दिवाली इशू में एक थीम ऐसी थी कि कुछ एक सेलिब्रिटीज गॉड को लेटर लिखें। अगर वो ईश्वर को पत्र लिखते तो उसमें क्या लिखेंगे? तो जो सेलिब्रिटीज के नाम तय किए थे उसमें से एक नाम था हर्षद मेहता का। कॉन्टैक्ट नंबर तो मेरे घर में ही था। हेतल से मैंने नंबर लिया, काश्मीरा को फ़ोन लगाया और कहा कि मुझे ऐसी स्टोरी करनी है, हर्षद भाई से ऐसा एक लेटर लिखवाना है। तो काश्मीरा बोली कि आपके साथ अभियान में एक हेतल देसाई करके पत्रकार थी। मैंने कहा वो हमारे साथ तो नहीं है, पर मेरे साथ है, क्योंकि हम लोगों ने शादी कर ली है। काश्मीरा वो हंसी, फिर उसने हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दी। उन्होंने बोला कि आप आ जाइए, उनसे मिलिए, बात कीजिए और लिख के वहीं पे लेटर फाइनल कर लीजिए कैसे वो लिखवाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, वर्ली में मटूली उनका फ्लैट था। मुझे ऐसा कुछ याद है, बहुत ही बड़ी भूल भुलैया जंतर मंतर जैसी, इतनी टेढ़ी मेढ़ी नहीं, पर ऐसी एक जगह थी। मैं जहाँ जहाँ से गुजरा मुझे ले जाया गया। वहाँ आसपास में मैंने कहीं कहीं सफ़ेद चद्दर से ढकी हुई कुछ चीज़ें देखी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई ऑक्शन हाउस, नीलाम घर का गोडाउन, जिसमें फर्नीचर, पेंटिंग्स, आर्टिफैक्ट सबको ढांक के रखा। तो ऐसी एक बड़ी सी जगह से होते हुए ले जाकर मुझे कहीं पे बिठाया गया। अरशद भाई आए, ही वॉज वेरी शार्प। क्या लिखना है, क्या इम्प्रेशन बनेगी, वो सब उनके दिमाग में बहुत क्लियर था। और मेरी भूमिका भी स्पष्ट थी कि वो वेद व्यास है और मैं गणपति हूँ, वो जो बोलेंगे मैं लिखूंगा। तो वो बोलते गए, मैं लिखता गया, थोड़ा डिस्कशन हुआ, थोड़ा एडिटिंग हुआ, थोड़ा आगे पीछे किया। थोड़ी देर में लेटर तैयार हो गया, आधा घंटा लगा। लेटर का सूर ये था, अरशद मेहता गॉड से ये कहना चाहते थे कि हे ईश्वर, मुझे एक मौका और दे। मैं फिर से एक पारी खेलना चाहता हूँ इसी शेयर बाजार में, इसी इक्विटी मार्केट को मैं इस तरह से उसमें जाके फिर से एक ऐसा हंगामा करना चाहता हूँ जिससे कि सबको फायदा, खास करके छोटे इन्वेस्टर्स को। अब वो कैसे किया जा सकता है, उसकी निटिग्रिटीज क्या है, मैं खुद भी शेयर बाजार के बारे में कुछ समझता नहीं था, तो मैंने कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, उन्होंने कुछ बताया नहीं। पर कुल मिला के कॉपी अच्छी बनी, मैं खुश था, वो भी रीजनेबली खुश थे। तो आधे घंटे के अंदर पूरा वो 400-500 वर्ड्स का लेटर था, वो फाइनलाइज हो गया। और फिर हम चाय पी रहे थे। उसके बाद उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेना शुरू किया। वो जानते थे मैं एक पत्रिका में कॉपी एडिटर हूँ। उनको ये जानने में दिलचस्पी थी कि ये पत्रकारिता काम कैसे करती है। उनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई वो पत्रकारिता की वजह से ही तो थी। तो उन्होंने मुझे पूछा, तो मैंने कहा देखिए, जैसे आप बिग बुल है तो सुचेता दलाल बिग जर्नलिस्ट है। मैंने सुचेता की थोड़ी तारीफ की कि वो बहुत स्ट्रांग पत्रकार है, किसी चीज़ की जड़ों तक जाती है, अंत तक जाती है, लॉजिकल कंक्लूजन तक बात को ले जाती है, वो किसी को बीच में नहीं छोड़ती। डेडिकेटेड, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, इस तरह की पत्रकार और पत्रकारिता ऐसी ही होनी चाहिए। मैंने भी उनको बताया, वो बहुत सुन के राजी हुए। ऐसा तो नहीं हुआ होगा, पर बात कुल मिला के ये हुई कि वो फिल्म जंजीर में अजीत मोना डार्निक को समझाते थे कि देखिए मोना, देखो मोना, जैसे कुछ लोगों की कमज़ोरी बेईमानी होती है, ऐसे ही कुछ लोगों की कमज़ोरी ईमानदारी होती है। तो यही बात हुई। मैंने कहा देखिए, आप बिग बुल और वो बिग जर्नलिस्ट, आप दोनों टकराए तो जो भी फिर होना था वो हुआ। दूसरी ये भी बात थी, फ्रैंकली बात हुई, कि ये जो ओवर एक्सपोजर है, शो ऑफ है, दिखावा है, तमाशा, वो खुद भी मानते थे। उन्होंने बताया भी कि ये बड़ी प्रॉपर्टी उनकी, बड़ी गाड़ी और ऐसे ऐसे शानदार फोटोग्राफ्स और ये सब एक्सपोजर उनको डाउन प्ले करना चाहिए था। वो उन्होंने
वो खुद भी तैयार थे कि अभी जब बार वो दूसरा चांस लेंगे तब वो इतना अपने आप को मीडिया में चमकाएंगे नहीं, वगैरह वगैरह। वो सब थोड़ी बहुत बातें हुई। फिर ये भी जनरल बात हुई कि जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है, जो नीचे जाता है वो ऊपर आता है। तो ऐसे ही 10-15 मिनट बात करके फिर मैं निकला, वही बड़े से घर में से बाहर मुझे ले जाया गया। मेरे दिमाग में जो इम्प्रेशन बनी उस वक्त, वो ऐसे हर्षद मेहता की थी जो कि लिम्बो में थे, बीच में थे, ना आसमान पे थे ना ज़मीन पे। न तू ज़मीन के लिए है ना आसमां के लिए, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए, सीरीज के लिए, सीरियल के लिए। भीतर से वो जानते थे कि अभी उनको दूसरा मौका शायद नहीं मिलेगा, पर उनकी इच्छा बहुत थी कि मुझे फिर से जाना है। तो आपको ये जब मालूम है कि मुझे ऊपर जाना है पर इस बार मैं नहीं जा पाऊंगा, तो उसकी जो एक घुटन है, उसकी जो एक थकान है, वो हर्षद मेहता के चेहरे पे देखने को मिली थी मुझे। मैं कुछ ज़्यादा कल्पना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो हर्षद मेहता में पूरे पौने घंटे में बहुत ही कम वो मुस्कुराए, वो बहुत सीरियस थे और सही में थोड़े लग रहे थे जैसे थके हुए। मेरे दिमाग में हर्षद मेहता का जो चेहरा है वो ऐसा था जो कि बहुत रोशनी देख चुका है और अब वो अंधेरे में है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, राजेश खन्ना हो या अडवाणी हो या विजय माल्या हो, वो बहुत ऊपर तक गए और फिर बाद में पीछे भी आना पड़ा। और एक क्लियर चेहरा, मेरे दिमाग में जो सबसे क्लियर चेहरा है हर्षद मेहता का, वो उस यंग आदमी का है जो रात को 12 बजे के बाद सड़कों पे बाइक चलाता है बिना हेलमेट, साइलेंसर भी लूज होगा, बहुत आवाज करेगा, और फिर वो 100 के ऊपर स्पीड में बाइक चलाता है और कभी कभी उनका एक्सीडेंट होता है। फिर वो आदमी जब अस्पताल में होता है, उसका पाँव स्लिंग में ऐसा लगाया हुआ होता है और बिस्तर पे लेटे लेटे वो आदमी जो सोच रहा रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलती की। वो जो मेंटल फ्रेम होती है, वो जो मिजाज होता है, वो जो इंट्रोस्पेक्शन वाला मामला होता है, वो मैंने हर्षद मेहता के चेहरे पे, उनकी आंखों में देखा। रिस्क लेना अच्छी बात है या बुरी बात, ये मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि रिस्क का तो मामला ऐसा है कि पेट में आग है वो रिस्क लेगा। जिसके पेट में आग है, जो जवान है, जिसकी बॉडी में हॉर्मोन्स है, जिसकी नसों में घोड़े दौड़ रहे हैं, वो रिस्क लेंगे। पर रिस्क लेते वक्त अगर ये याद रहता है, रखा जा सकता है कि जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है, तो साथ में ये भी याद रखने जैसा है कि ये जो रिस्क होता है वो थोड़ा रिस्की होता है। मुझे सिर्फ इतना कहना है। मिलते रहेंगे फिर कभी। बाय।